हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो मैकेनिक्स में हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था लीवर बेस पे, जिसमें हमारा कंपाउंड लीवर्स के कुछ एग्जांपल्स हम जो है इस लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक अपनी जो कि आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड कंपाउंड लीवर के बारे में हम कुछ जो है टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है सेफ्टी वाल्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा उसके अलावा स्टील यार्ड जो एक टॉपिक है उसको देखेंगे। आपके सिलेबस में बाकायदा मेंशन है। उसके अलावा अगर बात करें तो लेबर लेबर लीवर सेफ्टी वाल्व, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं कंपाउंड लीवर के बारे में। तो ये देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कंपाउंड लीवर के कि किस तरीके से हम कंपाउंड लीवर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका एक दिया हुआ है, कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक यौगिक लीवर कंपाउंड लीवर द्वारा 20 न्यूटन का बल लगाने से कितना भार उठाया जा सकता है। इस लीवर का इस लीवर का एक लाभ नहीं होगा, यहाँ पे यांत्रिक लाभ होगा या मैकेनिकल एडवांटेज जिसको बोलते हैं, भी ज्ञात करिए। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जब बात करते हैं कंपाउंड लीवर की, जो हमारा कंपाउंड लीवर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि जो हमारा कंपाउंड लीवर होता है उसमें एक या एक से अधिक लीवर जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, तो हम जो कंसेक्यूटिव लीवर्स के मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड लीवर का भी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आ जाता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दो लीवर है। पहला लीवर कौन सा है? पहला आपका है AF1B। ये ऊपर वाला आप देख रहे होंगे, यहाँ पे E पॉइंट है, ये फल्क्रम है, और ये है B, जो कि फल्क्रम F1 के अबाउट जो है ये लीवर वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। दूसरा लीवर जो हमारा है वो है CDF2। देखिए, अब जो ये लीवर हमारा CDF2 है, ये क्या या ये क्या करेगा, फल्क्रम F2 के अबाउट जो है वो रोटेट करेगा। तो बात करें जो हमारा लीवर पहला लीवर है, उसके पॉइंट ए पे हमारा एक लोड P इक्वल टू 20 न्यूटन कार्यरत है डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देख भी सकते होंगे कि जो P है वो 20 न्यूटन का नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। इस लोड P की फल्क्रम F1 से दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर है, जबकि जो हमारा एफर्ट लगेगा वो पॉइंट B पर लगेगा, और इस एफर्ट की फल्क्रम से दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा लीवर 1 है या उत्तोलक पहला है, वो क्या है कि लीवर 2 से इंटरकनेक्टेड है ना। जो लीवर 1 का B पॉइंट है वो लीवर 2 के C पॉइंट से इंटरनली कनेक्टेड है। तो अगर हम कहें तो B पे जो हमारा एफर्ट लीवर 1 में लग रहा था वो क्या होगा, एक तरीके से आपका जो पॉइंट सेकेंड लीवर पे जो पॉइंट C है उस पे एफर्ट का कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे ये लोड, तो अगर हम नीचे की तरफ यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे तो लोड ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो ये लीवर नीचे की तरफ प्रेस होगा, तो नीचे की तरफ प्रेस होगा तो ये आपका वेट नीचे जाएगा। ठीक है। तो जो आपका
लीवर 2 है, उसके डी पॉइंट पे एक वेट जो है W वो कार्यरत है, और वेट का फुलक्रम से डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। जबकि जो एफर्ट है लीवर सेकंड में, उसकी डिस्टेंस फुलक्रम से 55 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो कह रहा है हमको कि कितना भार जो है लीवर सेकंड उठा पाएगा, वो भार हमको निकालना है। साथ ही साथ हमको मैकेनिकल एडवांटेज जो है इस कंपाउंड लीवर मैकेनिज्म का निकालना है। चलिए, तो अगर हम लीवर 1 की बात करते हैं, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो P इंटू AF1 ये आपका क्या हो गया, भार गुणे भार भुजा। तो P इंटू AF1 बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे प्रयास है या एफर्ट है, Q इंटू BF1, है ना। देखिए P इंटू AF1 इक्वल टू Q इंटू BF1। अब यहाँ से आपको कितना एफर्ट लग रहा है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि P आपको पता है, AF1 और BF1 भी आपको पता है, तो यहाँ से जो हमारा लोड कितना है Q वो हमें मिल जाएगा। अब फिर अगर आप सेकंड लीवर पे आइए, सेकंड लीवर की बात करें, देखिए तो यहाँ पे ये एफर्ट Q है, तो प्रयास गुणे प्रयास भुजा यानी कि Q इंटू CD, और सॉरी यहाँ पे प्रयास भुजा कितनी है, Q इंटू CF2, ये आपके बराबर हो जाएगी W इंटू DF2। देखिए एक बार, चलिए, तो दूसरे लेवल के लिए अगर हम बात करें तो Q इंटू CF2 बराबर W इंटू DF2। CF2 और DF2 की लेंथ हमें पता है। अब देखिए, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी और जो ये नीचे वाली रिलेशन आई है, यहाँ पे Q की वैल्यू हम ऊपर वाले से उठा के सीधे PAF1 इंटू BF1 रखते हैं, तो यहाँ से हमारा W मिल जाएगा, क्योंकि DF2 आपको पता है, AF1 पता है, BF1 पता है, CF2 पता है और P पता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू 20, AF1 की वैल्यू 60 और CF2 की वैल्यू 70। अब देखिए, एक बार फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे, कि अगर हम बात करें जो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, तो ये एफर्ट क्यों लग रहा है, उसकी आर्म हम जो लेंगे वो फल्क्रम से लेंगे, ना कि इस डी पॉइंट से। तो अगर फल्क्रम से एफर्ट क्यू इंटू आर्म की बात करें तो ये हमारा 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही रखा गया है, CF2 की वैल्यू 70 रखी गई है, और इसको आप रखेंगे तो आपको वेट W मिल जाएगा। अब बात करें एडवांटेज की, तो लीवर का जो मैंने बताया था आपको एडवांटेज, चाहे आप सीधे मतलब एक एक का निकाल के कर सकते हैं, नहीं तो आप वेट बाई जितना लोड उठा रहा है अपन क्या नाम है एफर्ट कर दें, तो देखिए जो यहाँ पे वेट है वो हमारा निकल के आ चुका है, वहाँ से भी हम कर सकते हैं, या W बाई पी आप यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे तो F1 बाई CF2 BF1 बाई DF2 इसको रखेंगे तो भी आपका आ जाएगा। अब AF1 बाई BF1 ये क्या है, पहले लीवर का एडवांटेज है, ये दूसरे लेवल का एडवांटेज है। तो आप चाहे पहले और दूसरे लीवर का एडवांटेज डायरेक्ट फॉर्म में रख दीजिए, चाहे जो उनके प्रोपोर्शनल रेशियो है आर्म्स के उसके फॉर्म में रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो आपको जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 28 मिल जाएगा। इसी तरीके से एक और कंपाउंड
क्रैंक लीवर दिया हुआ है। अब इसका कह रहा है कि आप जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इस लीवर का पता करिए। तो देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि हमारा जो ऊपर एक सिंपल लीवर है और नीचे एक बेल क्रैंक लीवर है ना, ये देख रहे हैं, इसमें दो आर्म्स है, तो ये हमारा बेल क्रैंक लीवर है। यहाँ पे एक वेट डब्लू बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और जो हमारा सिंपल आर्म है, यहाँ पे एफर्ट पॉइंट ए पे एफर्ट लग रहा है, ये हमारा F1 फुलक्रम है, और पॉइंट बी क्या है, इस पे हमारा एक लोड है, ठीक है। अब अगर बात करें तो लीवर हमारा AF1B, यानी कि ऊपर वाला जो सिंपल लीवर है, ये क्या है, हमारा F1 पे जो है सस्पेंडेड है। और जो बेल क्रैंक लीवर है आपका CF2D, है ना, ये लगा हुआ है। अब एक तरीके से देखिए, जो पहले लीवर द्वारा जो वेट उठाया जाएगा यहाँ पे, वो दूसरे लीवर के लिए क्या करेगा, एफर्ट का काम करेगा, ठीक है, प्रयास का कार्य करेगा। कैसे, जैसे ये जो वेट Q1 उठा रहा है, ये इसके सेकंड लीवर के लिए प्रयास का कार्य करेगा। देखते हैं, चलिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर पहले लीवर की बात करें तो आयास भार गुणे भार भुजा इंटू आयास गुणे आयास भुजा। तो यहाँ पे आपको पता है कि P जो है वो हमारा एफर्ट है, तो P इंटू AF1, और Q क्या है, हमारा वेट है, तो Q इंटू BF1। देखिए ये है P इंटू AF1, और ये है आपका लोड Q इंटू BF1। तो यहाँ से हमारा Q जो है वो क्या आ जाएगा, PF1 बाई BF1। अब अगर बेल क्रैंक लीवर की बात करें तो ये Q करे क्या, एक तरीके से एफर्ट का कार्य करेगा, हाँ, Q क्या करेगा, एक तरीके से एफर्ट का कार्य करेगा, और ये यहाँ पे हिंज रहता है F2 पे, तो Q इंटू CF2, और वेट यहाँ पे हमारा लग रहा है, तो ये आपका हो जाएगा W इंटू DF2। देखिए Q इंटू CF2 बराबर W इंटू DF2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि W की वैल्यू Q के फॉर्म में निकालेंगे ना। यहाँ से अगर हमको W ही तो निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q CF2 बाई DF2। अब Q की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन जो आपका सेकंड है वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको W मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू रखेंगे तो P इंटू AF1 बाई BF1 इंटू CF2 बाई DF2। तो इस तरीके से अगर जो हमारा वेट है वो इतना आ गया। अब एडवांटेज की बात करें तो हमें W बाई P निकालना है, तो आप क्या करिए कि P को बाई में अपॉन में नीचे भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा AF1 बाई BF1 और CF2 बाई DF2। ठीक है, इस तरीके से जो हम क्वेश्चंस को लीवर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंपाउंड लीवर के। अब आइए बात करते हैं स्टील यार्ड की। तो आपने जनरली देखा होगा प्रैक्टिकली किसी ने लैब वगैरह में, बात करें अगर स्टील यार्ड की, तो एक तरीके से ये एक सिंपल मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम जनरली वेट करने के लिए वेटिंग मशीन की तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें तो इसमें एक फुलक्रम पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू इसको
लटकाया जाता है, यहाँ पे आपका जो वेट, जिसका वेट करना होता है वो यहाँ पे प्लेस किया जाता है, और यहाँ पे एक तरीके से उसके अगेंस्ट एफर्ट के लिए अलग से वेट होता है। जितना जिस तरीके से यहाँ पे जब वेट हम सस्पेंड करते हैं, तो ये जो पॉइंट पी है, जो अप्लीकेशन ऑफ लोड अगेंस्ट दिस वेट अप्लाई करते हैं, उसको हम इस तरीके से मूव करते हैं कि ये जो स्टील रॉड है हमारी, ये बैलेंस कंडीशन में हो जाए। और फिर उसकी, ये यहाँ पे आपको रीडिंग्स देख रहे होंगे, उसकी रीडिंग्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करते हैं। ये देखते हैं, अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें स्टील यार्ड के, उससे पहले जो है किस तरीके से हम इसके लिए इक्वेशंस को लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि जो आपका एक लीवर है एसी, टोटल मतलब लेंथ है स्टील की रॉड की, ठीक है, इसका जो फल्क्रम या आलम जिसको बोलते हैं, ये इसके चारों तरफ रोटेट कर सकता है। अब देखिए, जो ए पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा एक हुक लगा हुआ है, जिसमें हम जिस वेट को भी हमें मेजर करना होता है उसको हम यहाँ से सस्पेंड करते हैं। हमारी जो भुजा, ये वाली भुजा है, मतलब कि फल्क्रम से लेके पॉइंट फी तक, इस पे हम क्या नाम है, एक वेट होता है, उसको इस प्रकार से क्या नाम है एडजस्ट करते हैं कि जो ये आपका लीवर है, ये क्या नाम है बैलेंस कंडीशन में आ जाए। और फिर जब ये बैलेंस कंडीशन में आ जाए, मतलब कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो वो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो ओबी की लेंथ होगी उसको हम जो स्केल होती है उस पर रीड कर लेते हैं, और इस तरीके से हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। अब अगर बात करें, तो पॉइंट जो हमारा फल्क्रम है उसके अगर हम अबाउट मूवमेंट लें, तो देखिए जहाँ पे बाहर एक चीज़ और, यहाँ पे आप पॉइंट जी पे देख रहे होंगे, ये रहा आपका पॉइंट जी, तो यहाँ पे आपका वेट कार्य कर रहा है। ये जो वेट है W1, ये आपके जो लीवर है उसका वेट है, उसको हम मान के चलते हैं कि लीवर का वेट हमारा W1 है। ठीक है, जो हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे अबाउट पॉइंट 2, तो वेट W इंटू AO, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराने का प्रयास करेगा, और वेट W जो W1 जो कि आपका वेट है स्टील यार्ड, जो आपका स्टील यार्ड में लगा हुआ ये लीवर है, उसका वेट है। तो लीवर का वेट हमारा अगर W1 है, तो W1 जो कि जी पे कार्य कर रहा है इंटू OG, ठीक है, तो ये हमारा आपको वेट मिल जाएगा। तो जो हमारा W1 इंटू OG होगा, वो आपका स्टील यार्ड का मूवमेंट होगा अबाउट पॉइंट O। अब देखिए, ये मूवमेंट भी क्या करेगा कि जो हमारा लीवर होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने का प्रयास करेगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हमारे दोनों हो गए, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इक्वल करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट से। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन पैदा करेगा, जो वेट है जिसको हम स्लाइड करके आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, वेट पी, वो हमारा क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो P इंटू डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम OB। तो इस तरीके से जो है हम इक्वेशन को बैलेंस करके उसके बाद स्टील यार्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मूवमेंट इक्वेशन, आइए कुछ देखते हैं एग्जांपल स्टील यार्ड पे बेस।
तो जैसे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक स्टील यार्ड है जिसकी संयत 5 kg की है, ठीक है, जो आपका वेट है। फिर कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र यानी कि ये आपका जी पॉइंट, इसका गुरुत्व केंद्र आलम्ब एफ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर तोड़ी जाने वाली संयत एम आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाई जाती है। अब देखिए, जो आप इसका गुरुत्व केंद्र है आपके यार्ड का, वो जो गुरुत्व केंद्र है वो फलक्रम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फलक्रम या आलम्ब आपका यहाँ है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका ग्रेविटी सेंटर स्टील यार्ड का कार्य कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो हमारा वेट है जिसको हमें मेजर करना है, ठीक है, एम, वो क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर आलम्ब से दूरी पर लटकाया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि सरकाने वाला वेट जो है वो हमारा 1 kg है। यदि एम को लटकाकर स्टील यार्ड को क्षैतिज रखने के लिए सरकाने वाले संयंत्र एम को, हाँ, तो कह रहा है कि अगर सरकाने वाला जो वेट है स्मॉल एम को एफ से 110 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो कैपिटल एम का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल एम आपका क्या है, जो हमारा वेट हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू कह रहा है, जबकि आपको जो वेट राइडिंग वेट है स्मॉल एम वो 1 kg और उसकी जो फुलक्रम से डिस्टेंस दी हुई है वो 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे और मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे अबाउट पॉइंट फुलक्रम यानी कि एफ, तो यहाँ आप पाएंगे कि जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो ड्यू टू द वेट दैट हैव टू बी मेजर एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वेट ऑफ द स्टील यार्ड। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है अबाउट फुलक्रम वो जनरेट करेंगे। तो कैपिटल एम और कैपिटल एम की फुलक्रम से लेंथ मान लीजिए हमारी वो ए एफ है ना, यही तो है। तो कैपिटल एन इंटू ए एफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस जो वेट आपका 5 kg है टोटल स्टील यार्ड का, 5 इंटू जी एफ है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जो कि आपका सस्पेंडेड वेट है स्लाइडिंग वेट वो जनरेट करेगा। तो वेट हमारा 1 kg है और टोटल लेंथ है 110 सेंटीमीटर विच इज एफ इंटू वी, ये पॉइंट बी है नहीं लिखा है, ठीक है, v इंटू एफ। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वेट जो है वो 85 kg पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, कह रहा है कि ऊपर वाले ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में अगर 10 kg संहति वाला शून्य संहत वाले निशान कहाँ पर होंगे। अगर हम बात करें जो वेट है वो 10 kg और 0 kg कर दिया जाए तो कहाँ पर लाई करेंगे। 10 kg संहत के लिए m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू 10 kg आपको दिया हुआ है। अगर आपको कैपिटल M दिया हुआ है तो आप कैपिटल M की वैल्यू रख सकते हैं। AF आपको पता ही है 10 सेंटीमीटर, उसके अलावा 5 इंटू GF, 5 क्या है हमारा, जो आपका स्टील यार्ड का वेट है, तो 5 इंटू GF माइनस स्मॉल m इंटू RF। अब देखिए आपको स्मॉल m 1 kg दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 kg संहत वाला तथा शून्य संहत वाले
निशान कहाँ पर होंगे? या 10 kg संहत के लिए m इक्वल टू 10 kg। तो यहाँ पे m की वैल्यू आप 10 रखेंगे और gf आपको पता ही है, तो आपका जो rf है उसकी पोजीशन आपको 125 सेंटीमीटर पता चल जाएगी। यानी कि जो 10 kg वाला वेट है उसको हम 125 सेंटीमीटर पर रखेंगे, जिससे कि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, जो अभी तक तो हमने 10 kg के लिए बात करी थी। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जीरो वेट है हमारा, यानी कि कैपिटल एम इक्वल टू जीरो है, तो फिर हमें किस पोजीशन पे ले जाके स्मॉल एम को सेटल करना होगा। तो अभी इक्वेशन में देखिए, जहाँ कैपिटल एम है वहाँ पे आप जीरो प्लेस कर दीजिए। तो 0 इंटू 10 प्लस 5 जो कि आपका वेट है, 5 kg आपका वेट है टोटल स्टील यार्ड का, इंटू दूरी कितनी है फुलक्रम से 5, माइनस 1 इंटू एन एफ। अब एन एफ क्या है? एन एफ आपका जो मान लीजिए पोजीशन है जिसको हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से अगर हम एन एफ की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो वेट जो है वहाँ 25 सेंटीमीटर पे प्लेस होने पे भी जो है बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे अगर हम कोई वेट रखते हैं तो वो बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर हम जो स्लाइडिंग वेट है वो 25 सेंटीमीटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेम जो हमें एग्जांपल हमने देखा था 3.7 में, कि यदि ए तथा जी एक ही बिंदु पर एफ से 10 सेंटीमीटर पर हो तो प्रति केजी वेट के लिए सरकने वाली संहत कितनी दूरी सरकेगी। अब पहले देख लेते हैं कि ए और जी पॉइंट हैं कहाँ पे। देखिए, ये कह रहा है कि अगर ए और जी दोनों एक ही पोजीशन पे हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ए और जी एक ही बिंदु पर एफ से 10 सेंटीमीटर पर हो तो प्रति केजी संहत के लिए सरकने वाला संहत कितना दूरी होगी। देखिए, अब मान लीजिए कि जो कैपिटल एम है वो हमारा तो जीरो है ही है, और जो स्मॉल एम है वो एन पर है। एन कहाँ पे है? मान लीजिए जो स्मॉल ये है, ये एन पोजीशन है, तो हमने मान लिया कि ये जो ए और जी पोजीशन है वो एन पर है। ठीक है, यानी कि सरकाने वाला जो वेट है वो हमारा एन पर है। अब बात करते हैं कि चूंकि ये दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे तो इनकी डिस्टेंस सेम होगी 10, तो m प्लस 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। और उधर मान लिया हमने कि बिंदु F पर 10 सेंटीमीटर पर हो, तो मान लिया कि हमने स्मॉल m जो है वो NF डिस्टेंस पे है, F पर है। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू तो हमें 1 kg पता है, बट ये डिस्टेंस हमको पता करनी है। तो आप 1 को इधर भेजेंगे तो आपका जो आंसर है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ए पर 1 kg की संहत अगर हम मान लीजिए स्मॉल m की स्थित r है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए स्मॉल m की हमने स्थित r मानी, उस कंडीशन में जो आपका वेट है 1 kg उसको अगर रखें m की जगह पे, तो 1 प्लस 5 इंटू 10 इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू आर एफ। अब आर एफ की वैल्यू आपको
यहाँ से गेन हो जाएगी, जो कि आपके 60 के बराबर आएगी। तो अगर एन आर हमें निकालना है, यानी कि आर एफ माइनस एन एफ, तो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एन आर यही हमको निकालना था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि यदि जो ए और जी है एक बिंदु पर एफ से 10 सेंटीमीटर पर हो, तो प्रति केजी संहत के लिए सरकने वाली संहत कितनी दूरी सरकेगी। ठीक है, प्रति केजी संहत, यानी कि इसलिए हमने 1 केजी की संहत मान के ये देखा है कि कितनी दूरी सरकेगी, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर और सरक जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीवर सेफ्टी वाल्व। तो जनरली अगर हम बात करें लीवर सेफ्टी वाल्व की, तो इसका उपयोग जो है हम हाई प्रेशर जहाँ पे होता है, या आपका बोलें तो उच्च दाब वाली जो गैसें होती हैं, उनके कंटेनर्स में हम जो है लीवर सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका काम क्या होता है, अगर जो हमारा दाब है वो रिक्वायर्ड प्रेशर से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में उस प्रेशर को ये क्या करे, रिलीज कर दे, जिससे कि हमारी कोई भी दुर्घटना ना घट सके। तो जैसे ही रिलीज करने पे प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर के बराबर आता है, तुरंत जो आपका वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। अब इसकी डिज़ाइन की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लीवर है, आपका वाल है, वाल का लीवर ओ पॉइंट पे हिंज है। ठीक है, ये जो आपका लीवर है और ये ओ पॉइंट पे हिंज है। अब ये क्या है कि ए पॉइंट पे एक स्पेंडल लगा हुआ है, जो कि ये नीचे वाल शीट लगी हुई है, इसी पे टिका हुआ होता है। अब ये जो आपका पॉइंट डी है, इस पे हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट बेड को लटकाते हैं। जैसे ही वॉल शीट के नीचे जो भाप है वो आती है, तो ये क्या करती है, वॉल शीट को ऊपर की तरफ ढकेलती है। तो ढकेलने से क्या होता है, ये आपका जो स्पेंडल होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर के बेस पे जो है यहाँ पे बेट जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जितना भी रिक्वायर प्रेशर होगा वो गेन होने के बाद अगर उससे अधिक प्रेशर है, तो क्या होगा कि आसानी से यहाँ से आपका जो वॉल शीट के ऊपर आप देख रहे हैं, वो वॉल शीट जो देख रहे हैं ये ऊपर उठेगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब इस तरीके से प्रेशर रिलीज होता है, तो हमारा जो प्रेशर है वो रिक्वायर्ड जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसकी रेंज में आ जाता है। इसके द्वारा अगर हम बात करें, तो जो आपके स्टीम बॉयलर्स होते हैं या तमाम जो है प्रेशर एलिमेंट है, वहाँ पे आप जाइएगा, देखिएगा आपको लीवर जो लीवर सेफ्टी वाल्व जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तो इस तरीके से जो है हमारा जो लीवर सेफ्टी वाल्व है इस तरीके से कार्य करता है। अगर हम देखें, मान लीजिए जो आपका भाप का जो प्रेशर है, मान लीजिए ये जो आपका बॉयलर का डायमीटर है, ठीक है, ये स्मॉल डी है। हम मान के चलते हैं कि जो डायमीटर है वाल्व का वो स्मॉल डी है, और जो प्रेशर है कैपिटल पी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो है प्रेशर लग रहा है। तो आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो वहाँ से अगर हम देखें कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है प्रेशर, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू एरिया। अब अगर बात करें, तो चूंकि जो वाल्व का सिलेंडर होता है वो हमारा सर्कुलर होता है, मान लीजिए उसकी डायमीटर डी है, तो एरिया उसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 4d²। उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग की अगर बात करें
या मूवमेंट की बात करें, पॉइंट जो हमारा हिंज पॉइंट है ओ, उसके अबाउट, तो देखिए जो फोर्स, आपका प्रेशर फोर्स है वो F ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो F इंटू ओ ए क्या है हमारा, ये यहाँ पे एक स्पेंडल है, ठीक है, स्पेंडल की पोजीशन और F क्या है, प्रेशर फोर्स है। ये किसके बराबर होगा, चूंकि ये क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं फोर्स को, ठीक है। ये बराबर होगा आपका जो वेट आपने यहाँ पे लटकाया है प्लस जो आपका इस लीवर का वेट है, ठीक है। तो लीवर का वेट हमारा मान लीजिए पॉइंट जी पे कार्य कर रहा है, W1, तो W1 इंटू फलक्रम से इसकी डिस्टेंस OG प्लस W2 जो वेट यहाँ पे सस्पेंडेड है डी पॉइंट पे, W2 इंटू OD। तो इस तरीके से जो है हम मोमेंट इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे और जो लीवर पे जो आपका लीवर सुरक्षा वाल्व है या लीवर सेफ्टी वाल्व, उसके क्वेश्चंस को हम मोमेंट की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के द्वारा जो है हम समझते हैं कि किस तरीके से जो लीवर सेफ्टी वाल्व है उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, दिया हुआ है कि एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा वाल्व की छड़ का भार 40 न्यूटन है, ठीक है। ये जो आपकी रॉड है इसका वेट आपको 40 न्यूटन बता रहा है, दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका W2 जो आपके छड़ का वेट है वो लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र वाल्व के केंद्र से 9 mm की दूरी पर स्थित है जो फलक्रम से 80 mm पर है। अब फलक्रम आपका ये है, इससे 80 mm पर आपका जो वाल्व है उसका केंद्र है, ठीक है, यानी कि ए, और उससे क्या नाम है 9 mm की दूरी पर, सॉरी 9 नहीं 90 mm है, गलत मिसप्रिंट, 90 mm की दूरी पर जो ये वेट है आपका छड़ का, रॉड का, वो उसकी पोजीशन है। अब यदि वाल्व की बात करें, वाल्व का व्यास और भार जो है वो आपका 70 mm और 60 न्यूटन हो तो वो आपको वाल्व का वेट भी दिया हुआ है, तो वाल्व का वेट कहाँ, नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। ये आपको 60 न्यूटन दिया हुआ है वाल्व का वेट, और 70 mm जो है इसका डायमीटर है। तो कह रहा है कि बॉयलर में भाप का दाब, ये भी आपको दिया गया है 1 न्यूटन पर mm²। रखने के लिए 750 mm लंबा छड़ के सिरे पर लटकने वाले भार का न्यूनतम परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये जो वेट लटक रहा है इसका मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि जिससे जो हमारा 750 mm का लंबा छड़ है उस पर 1 न्यूटन पर mm² का दाब आपका वो वाल पे पड़ सके। तो बात करते हैं, अगर हम पॉइंट F यानी कि हमारे फलक्रम के अबाउट जो है मूवमेंट को बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो रिएक्शन है वो तो हमारा जीरो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि F से ही पास होता है। फिर बात करें वेट W1, W1 क्या है, हमारा नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, देखिए जो हमारा वेट है W1 60 न्यूटन, वो नीचे की तरफ, अब ये किसका वेट है, ये हमारे वाल्व का वेट है, ठीक है। ये W1 नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो हम इसको निगेटिव में लेते हैं, इनटू AF यानी कि
इसकी W1 की वेट की फुलक्रम से डिस्टेंस। उसके अलावा बात करें देखिए, एक तो हमारा जो वेट है आपका वाल का वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, और उसी पोजीशन में हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से फोर्स भी अपवर्ड की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। तो अपवर्ड कार्य कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और एफ से हम डिनोट करेंगे, तो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एरिया पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर। तो स्मॉल डी आपको जो डायामीटर है आपको वाल का वो दिया गया है, तो यहाँ से आपको एफ मिल जाएगा। तो एफ इंटू ए एफ के बाद जो डब्ल्यू टी है हमारा वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो निगेटिव में होगा क्लॉक वाइज में, इंटू सी एफ। अब देखिए सी और एफ यानी कि फलक्रम से इसकी पोजीशन। उसके अलावा हमारा जो जिस वेट को हमें फाइंड करना है डब्लू, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मान के चल रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, नीचे की तरफ है, तो इसकी डिस्टेंस हम डी एफ मान के चल रहे हैं कि इसका सब समीशन जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अगर रखेंगे तो हमें W1 पता है 60 न्यूटन और W2 40 न्यूटन, और F हम निकालेंगे तो P इंटू एरिया पाई बाई 4D स्क्वायर। P की वैल्यू आपको 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो दिया हुआ है प्रेशर, एरिया आपका हो जाएगा पाई बाई 4D स्क्वायर, डी की वैल्यू आपको 70 दी हुई है, तो यहाँ से आपका जो F है, फोर्स F, वो आपको पता चल जाएगा, दैट इज 3846.5। अब ए एफ आपको दिया हुआ है, ए से फलक्रम को पोजीशन आपको 80 मीटर 80 mm दी हुई है, ठीक है। और सी एफ की बात करें तो सी एफ जो है हम निकाल लेंगे कैसे, ये 90 और ये 80 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 170 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, और पुट करेंगे तो हमारा W बराबर 394.8 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि इतना वेट जो है हमें लटकाना पड़ेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ऊपर वाले में ही कह रहा है कि यदि हिंज F पर प्रतिक्रिया R भी ज्ञात करिए, F पर रिएक्शन पूछ रहा है, तो अगर हमें रिएक्शन ज्ञात करना हुआ तो हम वही याद करेंगे जैसे कि हम नीचे पहले उसमें बीम में करते थे कि ऊपर की जो फोर्सेस हैं उनको हम पॉजिटिव और नीचे की फोर्सेस को निगेटिव मान के चलते थे, और समेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन कर लेते थे। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में आपका आर ऊपर की तरफ लगेगा, जो प्रेशर ऑफ स्टीम है वो भी आपको ऊपर की तरफ कार्यरत मिलेगी। उसके अलावा वेट आपका W1 यानी कि जो आपका स्टीम का वाल का वेट है, W2 और W जो सस्पेंडेड वेट है, और W2 जो आपको वेट दिया गया है, ये तीनों नीचे की तरफ कार्य करेंगे। तो अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएगी, विच इज -3035.7 न्यूटन। अब ये निगेटिव ये बता रहा है कि रिएक्शंस जो है वो हमारी उल्टी डायरेक्शन में, जिधर हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना था, यानी कि नीचे की तरफ जो है कार्यरत होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारा, जो कि है रिएक्शन फोर्सेस ऑन बीम। तो देखिए आपने जनरली जो है घरों में या जो छत हो गए, पुल हो गए, बहुत सी जगहों पे जो है आपने वर्टिकल सपोर्ट देखे होंगे, बेड को सपोर्ट दिए रहते हैं नीचे नीचे से, ठीक है, जिससे कि जो लोड है वो इस लोड को जो है ये सपोर्ट वहन कर पाए। तो अगर हम बात करें बीम्स की, तो जनरली यहाँ पे
कभी कभी कुछ लेंथ पे ही सपोर्ट होता है, कभी कभी पूरी लेंथ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब इनको जो है एंड पे रोकना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के जो है सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे भी देख चुके हैं। अब जो भी सपोर्ट होते हैं उनमें डिफरेंट आपकी वो मतलब कि डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को विभिन्न इक्वेशंस के हेल्प से सॉल्व करके और पता करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एल लेंथ की एक बीम है जिसपे W1, W2, W3 वेट जो है वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य कर रहे हैं। W1 की पोजीशन पॉइंट जो एंड ए है वहाँ से x1 है, एंड बी से x2 है और एंड सी से x3 है, और टोटल जो बीम की लेंथ आपको दी गई है वो L दी गई है। अब अगर इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल में देखना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसको हटा दिया जाता है। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ही जो ये प्रोसेस है, इसी के तरह ही हम क्वेश्चंस को अगर आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो हम रिएक्शन फोर्स ऑन बीम पे बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मेथड अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर ए जो कि पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ लग रहा है, आर बी भी पॉजिटिव होगा। उसके अलावा तीन लोग जो है वो फिर से, जैसे कि आपका W1 हो गया, W2 और W3, ये वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आर ए और आर बी में आपको एक रिलेशन मिलेगा, आर ए प्लस आर बी बराबर W1 W3 W2 और प्लस W3। अगर मूवमेंट की बात करें तो मान लिया हमने ए के अबाउट मूवमेंट ले लिया, तो ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आर ए का तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा। W1 इंटू इसकी डिस्टेंस आपको दी हुई है x1, लेकिन ये मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव होगा। उसके अलावा W2 इंटू x3 x2, तो ये भी क्लॉकवाइज होगा तो ये भी निगेटिव होगा। माइनस W3 इंटू x3, तो ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी जो है हमारा निगेटिव मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। उसके अलावा आर बी इंटू एल, ये जो है हमारा पॉजिटिव मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आर बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली गेन कर पाएंगे, जो कि W1 x1 प्लस W2 x2 W3 x3 बाई L के फॉर्म में आपको दी हुई है। तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करें इस तरीके से हम आर बी की वैल्यू ज्ञान कर लेंगे। अब इस पे बेस कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। इसमें कुछ थ्योरी डिटेल में नहीं थी, बस इतना ही है कि हम किस तरीके से जो है रिएक्शंस का, जो भी रिएक्शंस लग रहे होंगे उन क्या नाम है सपोर्ट के वजह से, वेट जो भी वेट डाउनवर्ड्स लग रहे होंगे उनको कैसे बैलेंस करेंगे और कैसे जो है डिफरेंट इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इसके पहले भी आपने बीम में देखा होगा, तो जनरली मैंने आपको बताया भी था कि आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका जो मूवमेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो आप लेके और क्वेश्चन को आसानी से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और सेम चीज़ जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो हमारी रिमेन टॉपिक या अगली टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।